हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। मैं दीपक यादव, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स, एक्स्ट्रा माइंड ट्यूटोरियल, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव सर फिजिक्स वाले। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग देखते हैं। अगर आप इस हेडिंग को पढ़ते हैं तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। क्या रहा है? टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि एक डाइपोल है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है और उस पर टॉर्क लग रहा है जो कि हमें निकालना है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसकी वैल्यू डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लेस्ड इन अ यूनिट एरिया, या फिर ये कह सकते हैं कि कहीं पर भी जितनी ज़्यादा फील्ड लाइंस होंगी उतना ज़्यादा वहाँ फील्ड स्ट्रांग होगा, और जहाँ फील्ड लाइंस कम होगी वहाँ पे फील्ड जो होगा वो कमजोर होगा। यानी कि क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फील्ड लाइन जितना पास पास होगी वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है। तो अगर कोई कह रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब उसमें फील्ड लाइन जो होंगी वो सभी जगह इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। ठीक है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि क्या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये यूनिफॉर्म है, तो आप कहेंगे नहीं सर, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ पर जो फील्ड लाइंस है वो तो दूर दूर है, लेकिन यहाँ पर फील्ड लाइंस पास पास है। तो ऑब्वियसली जहाँ फील्ड लाइंस दूर दूर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा, और जहाँ पास पास है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। इसका मतलब यहाँ पर फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम नहीं है, तो ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। फिर मैं पूछूंगा कि क्या बच्चों ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप कहेंगे कि हाँ सर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है। तो मैंने पूछा क्यों, तो आपने कहा कि सर जब मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ तो फील्ड लाइंस के बीच का जो गैप है वो सेम है। ठीक है। और इस वजह से फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम है। लेकिन मैं कहूँगा नहीं बच्चों, ये भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ तो भले ही फील्ड लाइंस के बीच का गैप चेंज नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं ऐसे आऊं तो आप देखेंगे कि जो फील्ड लाइंस के बीच का जो गैप है वो लगातार कम होता जा रहा है। यानी कि अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो मेरा फील्ड जो है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये फील्ड लाइन जो है वो भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। तो यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मुझे दिखाना है तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका है कि हम जो फील्ड लाइंस बनाएं वो पैरेलल तो होनी ही चाहिए, साथ साथ इक्विडिस्टेंट भी होनी चाहिए। यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें आपका इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस की जरूरत होती है। तो मैं आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाता हूं बना के। तो बच्चों ये देखो, ये है आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो फील्ड लाइंस है वो सभी पैरेलल भी है और इक्विडिस्टेंट भी है। तो इस तरह का जो फील्ड लाइंस होंगी वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। अब इसके अंदर क्या रखा हुआ है? इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है, और डाइपोल हमें क्या पता है क्या होता है? अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है। तो अब डाइपोल तो किसी भी एंगल पे हो सकता है। तो मैंने मान लिया कि ये मेरा डाइपोल है जिसका ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज, और दोनों चार्जेस के बीच का जो गैप होता है वो कितना होता है? तो 2a गैप होता है। तो ये हमारा डाइपोल रखा हुआ है। अब इसी पे हमें देखना है कि टॉर्क कितना लगेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको ये सोचना चाहिए कि आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें गिवन है। ठीक है। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई अगर मेरे मन में है कि मैं 4 समोसे खाऊं अग्रवाल स्वीट्स के, वो भी गर्मा गर्म, तो उसके लिए मुझे आपको प्रॉपर इनपुट देना पड़ेगा। मुझे आपसे कहना पड़ेगा कि बेटा जाओ अग्रवाल स्वीट्स की दुकान से 4 समोसे लेके आना गर्मा गर्म, तब तो आप लेकर आओगे। बट अगर मैं आपको कुछ ना बोलूं और सिर्फ पैसे दे दो और बोलो जाओ समोसे ले आओ, तो आप कितने भी समोसे ले आओगे, किसी भी दुकान से ले आओगे, हो सकता है ठंडे लाओ, हो सकता है गर्म भी लाओ। तो जैसा हमें आउटपुट चाहिए होता उसके हिसाब से हमें इनपुट देना चाहिए। ठीक है। तो अगर मुझसे कोई कह रहा है कि भाई एक डाइपोल है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताए कि भाई वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, और उसके अंदर जो डाइपोल रखा है उसके अंदर जो चार्जेस है वो कैसे, उनके बीच का डिस्टेंस कैसा है,
यानी कि हमें पूरा डाइपोल की इंफॉर्मेशन हो, प्लस डाइपोल अगर रखा है तो कितने डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है, तो ये भी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें हमें कोई बताएगा तो मैं उसको जाके टॉर्क के बारे में कुछ बता पाऊंगा, ठीक है। सो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो मेरे पास होनी चाहिए, फिर उसके बाद जाके मैं कहीं ये चीज निकाल सकता हूँ। अब अगर मुझे टॉर्क निकालना है तो पहले मुझे देखना होगा कि इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद यहाँ हो क्या रहा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही हैं तो आपको पता होगा कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज में एंटर करती है। तो अगर फील्ड लाइंस इस तरह से जा रही है इसका मतलब यहाँ पर जो होगा आपका वो पॉजिटिव चार्ज होगा और यहाँ पे जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। तो अब ये सोचो कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा होगा और जिस फोर्स से खींच रहा होगा वो फोर्स F है, और इधर का जो नेगेटिव चार्ज है वो भी इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा होगा, उस पे भी जो फोर्स लग रहा होगा वो F होगा। तो आपने बोला कि सर ये ऐसा जरूरी है क्या कि दोनों जगह बराबर फोर्स लगे? मैं कहूँगा हाँ भाई बिल्कुल जरूरी है। क्यों? क्योंकि फोर्स का हमारे पास एक फॉर्मूला होता था F = QE, यानी चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई करना होता था। तो जरा देखो इस डाइपोल में जो दोनों के दोनों चार्जेस रखे हैं उनकी वैल्यू बराबर है, प्लस आपका जो फील्ड है वो भी यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम। तो यानी यहाँ जो चार्ज रखा वहां भी वही फील्ड है जो यहाँ पर फील्ड है। तो अगर दोनों जगह फील्ड की वैल्यू सेम है, दोनों जगह चार्जेस भी बराबर मैग्नीट्यूड के रखे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे फोर्स भी बराबर लग रहा होगा। यानी कि यहाँ पर जो ये डाइपोल है इस पे दो इक्वल, अपोजिट और पैरेलल फोर्सेस लगते हैं, ठीक है। ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है और ये पैरेलल है। तो जब भी इस तरह की कंडीशन होती है तो सोचो होगा क्या। मान लिया जाए कि ये मार्कर रखा है और इस मार्कर को एक बच्चा इधर पकड़ के खींच रहा और दूसरा बच्चा इधर, तो आपको नहीं लगता कि ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा ऐसे घूम जाएगा? तो घूम जाएगा का मतलब क्या हुआ कि ये इधर की तरफ जाएगा और ये इधर की तरफ, यानी कि ये जो डाइपोल है इसके अंदर क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी दो इक्वल, अपोजिट और पैरेलल फोर्सेस होते हैं तो वो हमेशा कपल फॉर्म करते हैं और उस कपल की वजह से बॉडी पे लगता है टॉर्क, ठीक है। और यही टॉर्क हमें निकालना है कि यहाँ पे टॉर्क लग कितना रहा है। तो कभी भी कपल की वजह से अगर टॉर्क निकालना हो तो उसका बेसिक फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए जो हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था। तो फॉर्मूला क्या था क्लास 11 वाला? सो आप लिख सकते हैं पहली चीज तो यहाँ पे as the forces are equal, opposite and parallel, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्सेस है वो इक्वल, अपोजिट और पैरेलल हैं, इसलिए दे फॉर्म अ कपल, इसलिए क्या फॉर्म करेंगे? कपल फॉर्म करेंगे। तो अब हमें क्या करना है? उस कपल की वजह से टॉर्क निकालना है। सो नाउ टॉर्क ड्यू टू द कपल, तो उस कपल की वजह से टॉर्क क्या होगा? तो भाई टॉर्क का जो बेसिक फॉर्मूला था कपल की वजह से वो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। तो उसका बेसिक फॉर्मूला होता है आइदर फोर्स, कोई सा भी एक फोर्स ले लीजिए और दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देख लीजिए। तो आइदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल फोर्सेस, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला था। तो टॉर्क अगर मुझे निकालना है तो आइदर फोर्स, कोई सा भी एक फोर्स ले लीजिए, भाई दोनों ही फोर्स बराबर है तो कोई सा भी ले लो, मैंने ले लिया फोर्स F। अब हमें चाहिए दोनों चार्जेस के बीच का परपेंडिकुलर, दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, तो अगर मुझे इन दोनों ही फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है तो मुझे करना क्या पड़ेगा? तो मुझे इस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा और यहाँ से सिंपली एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लंबाई इन दोनों फोर्सेस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, और बस मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो देखना था। तो मैंने क्या करना है, इसको मैं नाम दे देता हूँ A, B, और ये जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये नाम दे दिया C, ठीक है।
और मैंने आपको बताया था कि आपका एंगल हमेशा गिवन होगा कि डाइपोल जो फील्ड के अंदर रखा है वो कितने एंगल पे रखा है, तो मान लेते हैं थीटा एंगल पे रखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो बेसिक फॉर्मूला था वो था आइदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स ले लो, और दोनों पैरेलल फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो एक फोर्स हमारा ये था, दूसरा फोर्स हमारा ये है, तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, यानी कि F इंटू में BC। ठीक है, तो फोर्स तो मुझे पता है QE के बराबर होता है, कोई इशू नहीं है, वो तो मेरा निकल जाएगा। लेकिन ये जो BC है इसकी वैल्यू क्या है, क्या ये वैल्यू मुझे गिवन है? तो नहीं भाई, ये वैल्यू मुझे नहीं पता होगी। तो ये फाइंड आउट कैसे होगा? तो बहुत सिंपल सा बेसिक मैथमेटिक्स है कि अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में आपको ये एंगल पता है, ये लंबाई पता है, यानी एक साइड पता है, तो एक साइड और एक एंगल पता होने पर हम कोई सी भी दूसरी साइड निकाल सकते हैं। ठीक है, सो निकालने के लिए हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपका थीटा था, तो थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेनस, और जो बच गया वो बेस। तो हमें निकालना है परपेंडिकुलर और पता है हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच जो रिलेशन आता है वो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में होता है? सो ऑब्वियसली साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है ना? तो अगर मुझे इस BC की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए सबसे पहले मुझे इस राइट एंगल ट्राइंगल में आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि नाउ इन ट्राइंगल ABC, और रिलेशन कौन सा लगेगा? साइन थीटा का। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर बोला जाए तो BC और हाइपोटेनस बोला जाए तो AB। ठीक है, सो अब इस BC की वैल्यू क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन AB की तो वैल्यू पता है ना, क्या होती है? 2A। सो यहां से मुझे BC की वैल्यू पता चल गई और वो आ गई 2A साइन थीटा। तो बस अब मुझे कुछ नहीं करना, इस BC की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में डाल देनी है, और फोर्स की वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी पता होती है, फिजिकल टू QE। तो ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट हो जाएंगे, सॉल्व करोगे टॉर्क का डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका। सो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स हो गया आपका QE, और जो BC है वो किसके बराबर है? तो वो हो गया 2A साइन थीटा के बराबर। ठीक है, अब यहां से आपको एक और फॉर्मूला दिख रहा होगा चार्ज और डिस्टेंस वाला। तो Q को अगर आप 2A से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलता है? डाइपोल मोमेंट। मैं डाइपोल मोमेंट पढ़ा था ना हमने पिछले लेक्चर में, सो हम सीधा डाइपोल मोमेंट का यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। तो Q को 2A से मल्टीप्लाई करने से आ गया P, और यहाँ लिखा था E, और ये लिखा है आपका साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा टॉर्क का बेसिक सा फॉर्मूला। तो काफी आसान सा डेरिवेशन था, कुछ खास करना नहीं था इसमें, बस आपको ये टॉर्क का बेसिक सा फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला होता क्या है, और बस आपने उस फॉर्मूले को सॉल्व करना और आपका आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैंने किसी भी डाइपोल को थीटा एंगल पे रख दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो होगा क्या? उसके अंदर जो दोनों चार्जेस है वो उस फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और ये जो दोनों के दोनों फोर्सेस हैं ये इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट डायरेक्शन में और पैरेलल हैं, तो ऑब्वियसली ये कपल फॉर्म कर देंगे, और उस कपल की वजह से लगेगा टॉर्क। तो वो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? तो भाई फॉर्मूला होता है ये। फॉर्मूले में मुझे F जो था वो तो पता ही था, QE के बराबर था, BC की तो निकालना था, तो वो BC मैंने निकाल दिया इस ट्राइंगल के अंदर जाके, और ये मेरा हो गया सॉल्व। अब आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, मैं ये पोर्शन रफ कर दे रहा हूँ यहाँ का, सो आप लोग बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपीज में। क्लास 11th में पढ़ा होगा क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, और वहां आपने पढ़ा होगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर, और वो क्या होता था? तो वो हो जाता था AB cos थीटा, और A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर होता था AB sin थीटा इनटू में n कैप। यही होता था, जिसमें AB sin थीटा जो था वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता था, और n कैप जो होता था वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, सो फिलहाल अगर मैं यहाँ पे बात कर दूं आपसे, तो यहाँ पे लिखा है PE sin थीटा, यानी कि sin थीटा जब होगा तो हमेशा हमारा क्या होता था? क्रॉस प्रोडक्ट, और जब होता था cos थीटा तो होता था हमेशा डॉट प्रोडक्ट। फिलहाल हमारा जो सिचुएशन है उसमें तो हमें sin थीटा दे रखा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ इन वेक्टर
फॉर्म। सो यहाँ वेक्टर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं कि टाउ वेक्टर इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। ठीक है, क्योंकि भाई पी ई साइन थीटा था इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट लगना था, इसलिए मैंने क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका बेसिक सा निकल के आ गया वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में हमेशा आपको ये ध्यान रखना होता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपको जो टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला वो P क्रॉस E है या E क्रॉस P है, क्योंकि अगर आपको ये फॉर्मूला होगा तो आप ये लिख लेंगे, लेकिन अगर आपने सिर्फ ये याद कर रखा है तो क्या आप ये पता लगा पाएंगे कि P क्रॉस E है फॉर्मूले में या E क्रॉस P है। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब फॉर्मूला याद करें तो ये वाला फॉर्मूला याद करें, P क्रॉस E वाला। ठीक है, सो ये हमारा टॉर्क का हो गया बेसिक सा फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले को देख के मुझे ये समझ में आ गया कि जो मेरा टॉर्क है वो कैसी क्वांटिटी है। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इट्स ऑब्वियस उस वेक्टर की डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो बस आप मुझे ये बता दीजिए कि ये जो इस डाइपोल पे टॉर्क लग रहा है, इस टॉर्क की डायरेक्शन क्या है। अगर डायरेक्शन पता चल गई तो आपका आधा खेल खत्म हो चुका है। तो देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने क्लास 11 में पता नहीं क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं आपको पहले ही समझा देना चाहता हूं। आप लोग बस ये देख लीजिए कि जब बॉडी पर टॉर्क लगा है तो बॉडी क्लॉकवाइज घूमी है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमी है। ठीक है, अगर बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है तो वहां पे क्या होता है, क्लोज, और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो हमेशा होता है ओपन। जैसे अगर मेरे पास कोई भी बॉटल है, मान लेता हूं कि मेरे पास ये एक बॉटल है और इस बॉटल का मुझे ढक्कन खोलना है, तो मैं इस ढक्कन को किधर की तरफ घुमाऊंगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देखेंगे कि मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। सो अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो ढक्कन खुल जा रहा है, और खुलने का मतलब ढक्कन ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर मैं इसी को क्लॉकवाइज घुमा दूं तो ये ढक्कन हो जाता है क्लोज, यानी कि ढक्कन चला जाता है नीचे की तरफ। तो बस आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि आपका ये जो डाइपोल है ये क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। सो फिलहाल इस फिगर को मुझे देख के समझ में आ रहा है कि ये तो ऐसे घूम रहा है, और घड़ी की सुइयां भी ऐसे ही घूमती हैं, यानी कि यहाँ पर जो आपका डाइपोल है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। और जब भी क्लॉकवाइज घूमता है तो क्या होता है, क्लोज होता है, यानी कि नीचे की तरफ जाता है। अब सोचो यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज हो रहा है तो नीचे की तरफ जाने का मतलब अंदर की तरफ जाना। ठीक है, आप एक स्क्रू लीजिए, उसको ऐसे क्लॉकवाइज कीजिए तो आप देखेंगे वो स्क्रू दीवार के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको देख के मुझे समझ में आ गया कि ये जो डाइपोल है अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका मतलब यहाँ जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, आपकी इनवर्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ इस चीज को लिख देता हूं कि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो टॉर्क हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एंड इन दिस केस, और इस केस में जो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क है, तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज इनवर्ड। ठीक है बच्चों, तो टॉर्क की जो डायरेक्शन हो गई वो आपकी अंदर की तरफ हो गई। ठीक है, तो ये तो कुछ बेसिक सी कहानी थी इस डाइपोल को लेके जो आप लोग को समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसमें हम कुछ और बातें देख लेते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं इसके स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस के क्या क्या हो सकते हैं। तो स्पेशल केसेस में अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ जो पहला केस है वो क्या होगा, तो बेसिक केसेस जो हमारे बन रहे हैं वो एंगल को लेके ही बन रहे हैं, क्योंकि जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था वो था टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा। तो अगर आप देखेंगे कि कोई भी अगर आपको एक इलेक्ट्रिक डाइपोल दे रखा है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो अगर डाइपोल दे रखा है तो उसका डाइपोल मोमेंट जो होगा वो कांस्टेंट होगा, और उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है। लेकिन जब डाइपोल पर टॉर्क लगेगा तो ये एंगल जो है ये लगातार चेंज हो रहा होगा। तो बस यहाँ पे मुझे एंगल का वेरिएशन देखना है कि एंगल कैसे कैसे चेंज होगा और उसका टॉर्क पर क्या इफेक्ट होगा।
ठीक है, तो सारी चीजें डिपेंड करती है साइन थीटा की वैल्यू पे। तो जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो टॉर्क की वैल्यू भी मैक्सिमम आ जाएगी, जब साइन थीटा की वैल्यू मिनिमम होगी तो टॉर्क की वैल्यू भी मिनिमम आ जाएगी। और साइन थीटा वाले केस में आप जानते हैं कि साइन थीटा के केस में जैसे जैसे आपका थीटा बढ़ता है यानी कि एंगल बढ़ता है, वैसे वैसे आपका वैल्यू भी बढ़ता चला जाता है। जैसे साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू हाफ, साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो 0 से 90 पे गए तो वैल्यू आपकी बढ़ती चली गई। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं कि जब मेरा साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी उस वक्त क्या होगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो जब थीटा 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो साइन थीटा आपका आएगा मैक्सिमम। ठीक है, और साइन थीटा मैक्सिमम होने की वजह से आपका जो टॉर्क होगा वो भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस वजह से जो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, तो पीई साइन 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू 1, सो मैक्सिमम टॉर्क जो लगेगा इस पे वो होगा पीई। ठीक है, तो ये तो हो गया 90 डिग्री पे। अगर मैं यही बात कर दूं कि मेरा जो डाइपोल है वो फील्ड के अलोंग है यानी कि 0 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है, तो वहां क्या कहानी होगी। तो हम दूसरा केस जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो जब आपका एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है 0, तो मतलब सॉरी, जब आपका थीटा 0 डिग्री होगा तो साइन 0 डिग्री आ जाएगा, या फिर सीधा सीधा हम टॉर्क ही देख लेते हैं। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री तो आपका टॉर्क क्या आ जाएगा, तो पीई साइन 0 डिग्री, और साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, इसलिए आपका जो टॉर्क होगा वो 0 हो जाएगा। सो अगर किसी बॉडी पे कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा तो हम कह सकते हैं कि वो बॉडी जो है वो घूमेगी नहीं, यानी जैसे रखी है वो वैसी की रखी रहेगी। तो जब बॉडी घूमती नहीं है और जैसी रखी है वो वैसी की वैसी रखी रहती है तो उसे हम लोग कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम, यानी कि ये जो हमारा डाइपोल होगा वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में होगा अगर एंगल 0 डिग्री है तो। और अगर मैं बात कर दूं फोर्स की, तो फोर्स तो हमेशा ही 0 होता है, चाहे आप कहीं पे भी देख लीजिए। आप देखिए इस डाइपोल पे इधर की तरफ फोर्स F लग रहा है और इधर की तरफ भी फोर्स F लग रहा है, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और बराबर लग रहा है तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और नेट फोर्स जो आएगा वो 0 आएगा। तो डाइपोल चाहे किसी भी एंगल पे रहे, नेट फोर्स की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी अगर वो डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि अगर कोई डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो वहां पे नेट फोर्स की वैल्यू हमेशा 0 होगी। ठीक है, यानी कि आपका वो हमेशा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। तो समझ सकते हो आप लोग, दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बॉडी जो है वो इस तरह से मूव ना करे, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि बॉडी इस तरीके से मूव ना करे, यानी बॉडी घूमे ना। तो फिलहाल आप देख रहे हैं नेट फोर्स तो हमेशा ही 0 है, यानी कि डाइपोल अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो वो हमेशा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में हमेशा नहीं होगा, कभी कभी होगा। जैसा ये वाला सिचुएशन, इस वाली सिचुएशन में टॉर्क आपका 0 हो गया तो इस वजह से बॉडी जो है आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ गया, और इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन। ठीक है, तो इस केस में आपका जो डाइपोल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो टॉर्क 0 होने की वजह से मैं क्या लिख सकता हूं कि जो डाइपोल है, डाइपोल इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो डाइपोल हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, और जो दूसरी चीज है वो क्या है, दूसरी चीज है इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन हो जाती है कि वो हमारा डाइपोल जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो ये तो हो गया 0 डिग्री का केस। अब एक बार हम देख लेते हैं 180 का केस, कि 180 के केस में क्या होगा। ठीक है, सो 180 वाला केस देखते हैं।
तो जो तीसरा केस है हमारा वो 180 का केस है, यानी कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, तो P ई साइन 180 डिग्री, और साइन 180 की वैल्यू भी 0 ही होती है। ये ध्यान रखिएगा, साइन n पाई इज इक्वल टू 0, साइन n पाई इज इक्वल टू 0। n आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी। तो जैसे आप n की जगह अगर 1 रखते तो साइन पाई उसकी वैल्यू भी 0, 2 रखोगे तो साइन 2 पाई उसकी वैल्यू भी 0। ठीक है, तो कोई सा पाई हो वैल्यू हमेशा 0 आती है। तो यहाँ साइन 180 है तो आपका जो साइन थीटा की वैल्यू होगी वो 0 होगा, और इस वजह से आपका टॉर्क जो है वो 0 आ गया। तो अगर टॉर्क यहाँ 0 है तो आप कह सकते हो यहाँ भी आपका जो डाइपोल है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो यहाँ भी आपका जो डाइपोल है तो डाइपोल इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो डाइपोल रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। और जो सेकंड पॉइंट में लिख सकता हूं वो क्या है, तो इट इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और इस बार जो डाइपोल है वो आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में ना होके अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। अब आपका दिमाग थोड़ा सा खराब होना शुरू होगा कि यार ये कैसे, टॉर्क की वैल्यू यहाँ भी 0, टॉर्क की वैल्यू यहाँ भी 0, लेकिन यहाँ पे जो डाइपोल है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, जबकि यहाँ जो डाइपोल है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो ये हो क्या रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो बेटा देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की एक ही छोटी सी पहचान है, जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपका जो बॉडी है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। तो उसको पहचानने का सीधा सा तरीका है कि अगर कोई डाइपोल या कोई बॉडी जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में थी, ठीक है, और उसको आपने थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दिया, और उसके बाद अगर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश कर रही है, तो फिर तो हम कहेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और अगर आपने थोड़ा सा मूव किया और वो पूरा ही मूव हो गया, यानी कि अपनी जो नॉर्मल पोजीशन थी उससे डिफरेंट पोजीशन में चला गया, तो वहां हम कहेंगे कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो ये कहानी होती है। तो मैं आपको इधर प्रैक्टिकली समझाता हूँ फिगर बना के। तो देखो बच्चों, ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की अगर डायरेक्शन ये है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। और मेरा जो डाइपोल रखा हुआ था, अगर ये माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है, तो आपको पता होगा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा माइनस टू प्लस जाता है, यानी कि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो ये होगी। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी यही है, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी यही है। तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब उनके बीच का एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। और एंगल 0 डिग्री होते के साथ ही आपका ये वाला केस बन रहा था, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला। तो मैंने क्या बताया था, पहचान क्या है कि आप बॉडी को उसकी नॉर्मल जो पोजीशन थी उससे हटा के किसी दूसरी पोजीशन में कर दो। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा ये जो डाइपोल है, बस इस डाइपोल को इस पोजीशन से हटा के थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया मैंने। तो मान लेता हूँ कि मैं डाइपोल को ये थीटा एंगल से इधर की तरफ लेकर गया, ऐसे था, इसको थीटा एंगल से इधर ही लेकर गया। तो जरा देखता हूँ कि होगा क्या। तो भाई ये नेगेटिव का चार्ज इधर आ गया, और ये जो पॉजिटिव का चार्ज था ये ऊपर चला गया। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे फोर्स किधर की तरफ लग रहा होगा, तो भाई फील्ड लाइंस अगर ऐसे जा रही है, इसका मतलब इधर की तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज है और इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज रखा है, तो इनकी वजह से फील्ड था। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे लगा इधर की तरफ फोर्स, और ये जो नेगेटिव चार्ज था इस पे लगा इधर की तरफ फोर्स। अब ये जो दोनों के दोनों फोर्सेस हैं ये क्या कर रहे होंगे, तो ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहे होंगे। यानी कि जब बॉडी को मैंने इसकी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से हटा के किसी दूसरी पोजीशन में ले गया, यानी इसको मैंने स्लाइटली डिस्प्लेस किया, और जब मैंने इसको छोड़ा तो मैंने क्या देखा कि ये जो है वापस से ऐसे घूम के आ गया। तो अगर ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गया तो इसका मतलब ये जो इक्विलिब्रियम है ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब इसी में आपको मैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस समझाता हूं। तो जैसे ये आपका
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो भाई फील्ड है तो ऑब्वियसली चार्जेस रखे होंगे तो उन्हीं की वजह से होगा। तो फील्ड लाइंस अगर ऐसे जा रही हैं तो इसका मतलब इधर की तरफ है आपका पॉजिटिव चार्ज और इधर की तरफ है नेगेटिव चार्ज। अब आपका जो डाइपोल रखा हुआ था वो कुछ इस तरीके से रखा है, तो इधर कर दिया मैंने प्लस का क्यू और इधर कर दिया माइनस का क्यू। तो अगर ऐसा है तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इधर आपका नेगेटिव चार्ज है और इधर आपका पॉजिटिव चार्ज है। सो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई ये, तो ये है आपके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो है ये, क्योंकि मैं फील्ड लाइंस तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव है, तो फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई। तो जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट होगी, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर थी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर थी, तो दोनों के बीच एंगल कितना बन गया 180 का। ठीक है, तो टॉर्क तो जीरो ही आया, लेकिन मैं इसको क्या कह रहा था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बस एक बार समझते हैं कि अनस्टेबल कैसे है। तो देखो बच्चों, मैंने तरीका क्या बताया था, इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दो, तो मैंने इसलिए इसको भी स्लाइटली डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये प्लस क्यू यहाँ आ गया और ये जो माइनस का क्यू था ये यहाँ चला गया। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव को किधर की तरफ धकेल रहा है, तो ऑब्वियसली इधर की तरफ धकेल रहा है, तो इस पे लगा फोर्स इधर की तरफ। और ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको इधर वाला जो नेगेटिव चार्ज है वो धकेल रहा है इधर की तरफ। तो अब आपको नहीं लगता कि अगर ये एक डंडा है और इस डंडे को कुछ लोग इधर खींच रहे हैं और कुछ लोग इधर खींच रहे हैं, तो ये डंडा कैसे घूम जाएगा, तो ये डंडा घूमेगा ऐसे। ठीक है, और ऐसे घूमने का मतलब ये है कि ये जो डाइपोल था इसको जब मैंने इधर से थोड़ा सा इधर किया तो ये उल्टा आने की बजाय वापस भाग गया, यानी कि बड़ी मुश्किल से टिकाया हुआ था यहाँ पे, और जैसे इसको मैंने थोड़ा सा मौका दिया ये निकलकर भाग गया। ठीक है, तो क्या ये अपनी नॉर्मल पोजीशन पे कभी लौट के आया, नहीं आया। तो अगर नहीं आ रहा तो ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम को समझने का बहुत आसान सा तरीका है। जो आपका डाइपोल रखा हुआ है उसको आप उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखिए और फिर देखिए कि क्या वो अपनी जो इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है उसकी तरफ जा रहा है या इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से दूर भाग जा रहा है। सो अगर दूर भाग रहा है इसका मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और अगर पास जा रहा है यानी उसी की तरफ चला जा रहा है तो हो गया आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये था आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट जो आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो ये हमने बात की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो बच्चों अब हम इसमें देख रहे हैं इसका दूसरा केस, जिसमें हम क्या कह रहे हैं, व्हेन द डाइपोल इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी तक हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला देखा था, अब हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का देख रहे हैं कि वहाँ क्या कहानी बनेगी। तो देखो, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, तो इसमें हम दोनों ही केसेस कर लेते हैं, व्हेन द फील्ड इज इंक्रीजिंग अलोंग द डाइपोल मोमेंट एंड व्हेन द फील्ड इज डिक्रीजिंग अलोंग द डाइपोल मोमेंट। ठीक है, सो इसका मैं पहला पार्ट कर रहा हूँ और उसमें क्या लिखा हूँ कि व्हेन द डाइपोल, when the electric field is increasing along the direction of dipole moment, तो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अलोंग अगर हमारा फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो वहां क्या कहानी बनेगी। सो अगर मैं मान लेता हूं कि ये मेरा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, सो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई। और क्या कहा गया, फील्ड इज इंक्रीजिंग, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अलोंग फील्ड इंक्रीज कर रहा है। फील्ड इंक्रीज करने का मतलब है कि जो फील्ड लाइंस हैं उनके बीच का जो गैप है वो लगातार घट रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे मान लेते हैं, हालांकि ये एग्जैक्टली सही नहीं है बट आपको थोड़ा सा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये काम करके दिखा रहा हूँ आपको। तो अब सोचो कि अगर फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फील्ड लाइंस के बीच गैप ज्यादा है और यहाँ पे कम है।
तो यहाँ कम होने का मतलब है कि यहाँ फील्ड लाइंस पास पास है, यानी कि यहाँ फील्ड आपका स्ट्रांग है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज रखा है ये स्ट्रांग फील्ड में रखा हुआ है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो कमजोर फील्ड में रखा हुआ है। तो जो फोर्स होगा क्या दोनों जगह सेम होगा? तो नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि फोर्स का जो बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो यही था, F = QE। तो चार्ज भले ही दोनों जगह सेम है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो यहाँ कम है और यहाँ ज्यादा है। तो फील्ड की वैल्यू अगर आप बढ़ाएंगे तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो किधर की तरफ होगा? तो अगर फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं तो इसका मतलब यहाँ कहीं पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ होगा और यहाँ कहीं नेगेटिव चार्ज रखा हुआ होगा। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा। तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई और नेगेटिव चार्ज पे ये हो गई, और यहाँ फील्ड स्ट्रॉन्ग है इसलिए ये वाला फोर्स ज्यादा होगा। सो पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स जो है वो नेगेटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स से ज्यादा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ जो नेट फोर्स है, ये जो नेट फोर्स है इसकी डायरेक्शन क्या है? तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बड़े वाले फोर्स की तरफ ही होगी, यानी नेट फोर्स की जो डायरेक्शन आ गई आपकी वो ये है। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि जो नेट फोर्स की डायरेक्शन है वो वही है जो आपके इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला केस। इसी में हम दूसरा केस भी कर लेते हैं कि व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग। तो बस हम यहाँ क्या लिख दे रहे हैं? डिक्रीजिंग लिख दे रहे हैं। सो व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। सो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अलोंग अगर फील्ड डिक्रीज कर रहा है तो क्या कहानी बनेगी? तो ये आपका डाइपोल हो गया जिसका ये हो गया नेगेटिव चार्ज, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई, और फील्ड डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करने का मतलब फील्ड लाइंस के बीच का गैप जो होना चाहिए वो यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए और यहाँ पे कम होना चाहिए। तो इसलिए जो फील्ड लाइंस में बना रहा हूँ वो कैसा बनाऊंगा? तो वो जो फील्ड लाइंस बनेगी वो कुछ इस तरीके की बनेगी, ठीक है। सो आप समझ सकते हैं कि यहाँ फील्ड लाइंस पास पास दिखाई है मैंने और यहाँ पे दूर दूर, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है। तो जहाँ फील्ड कमजोर होगा वहाँ फोर्स भी तो कम ही लगेगा ना भाई, फील्ड घटेगा तो फोर्स भी घट जाएगा। तो पहले तो डायरेक्शन देख लेते हैं, उसके बाद बाकी बात करते हैं। तो अगर फील्ड लाइंस आपका इस तरीके से जा रही है तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव वाला वो इस नेगेटिव को खींच तो अपनी तरफ रहा है, तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स, और ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स। अब इधर की तरफ फील्ड कैसा है? कमजोर। तो अगर फील्ड कमजोर है तो फोर्स भी तो कम लग रहा होगा ना, यानी कि पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है वो नेगेटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स से कम है, तो यानी कि ये वाला फोर्स ज्यादा है। तो जिधर का फोर्स ज्यादा होगा उधर का नेट फोर्स भी ज्यादा होगा, मतलब नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा बड़े वाले फोर्स के अलोंग होगी। तो इस बार आपने देखा कि जो नेट फोर्स की डायरेक्शन आ रही है वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों केसेस हो गए। तो आप ये समझ सकते हैं, यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब भी डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो वो हमेशा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन अगर आपका डाइपोल जो है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो वहां पे नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा, इसलिए आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो होगा ही नहीं और रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो वैसे भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आपको आज की क्लास में दिया। सो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग इन टॉपिक्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे कि पेपर में हमारे क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। सो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो बच्चों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। सो बच्चों अब हम अगले क्लास में मिलते हैं। सो बाय।